उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के प्रीतम नगर इलाके में 2020 के गुरुवार को दोपहर 1:30 पर एक परिवार के 4 सदस्यों माँ, पिता, बहन और पत्नी के साथ ऐसा एक घटना हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। करीब 30 वर्षीय आतिश केसारवानी, जिससे सबसे पहले पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है। घटना वाले दिन आतिश कुछ काम से दोपहर 1:30 बजे घर से बाहर निकलता है, लेकिन ठीक 1.5 घंटे बाद यानी करीब 3 बजे जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। आतिश पहले दरवाजे को धक्का देकर कमरे के अंदर जाता है और अंदर जो देखता है वह शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आतिश समझ नहीं पाता कि वह क्या करे और फिर वह फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। 64 वर्षीय तुलसीदास केसारवानी, जो आतिश केसारवानी के पिता थे, किरण केसारवानी, उम्र 60 वर्ष, जो आतिश की मां थीं, निहारिका, जिनका घर का नाम था गुड़िया, उम्र 30 वर्ष, आतिश की बहन थी। इसके अलावा प्रियंका, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, वह आतिश की पत्नी थीं। इन 5 लोगों से बना था उनका परिवार। उनके घर की निचली मंजिल पर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। आतिश केसारवानी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे पिता की उम्र बढ़ने लगी तो दुकान की जिम्मेदारी आतिश पर आ गई। काम का दबाव होने के कारण उसने एक सहकर्मी भी रख लिया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था उनके परिवार में, लेकिन अचानक 14 मई 2020 को आतिश केसारवानी दोपहर 1 बजे कटरा क्षेत्र के एक बैंक में कुछ नगद पैसे जमा करने के लिए गया। कुछ कारणों से उसे घर लौटने में लगभग 3 बज गए। घर लौटने पर देखा कि घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। वह दरवाजे को धक्का देते ही दरवाजा खुल जाता है और कमरे के अंदर सब कुछ सुनसान लगता है। पहले वह अपनी मां को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वह क्रम से पिता, बहन और पत्नी को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पर थोड़ी आगे बढ़ते ही वह एक मर्मांतिक दृश्य देखता है। उसकी मां और बहन शंस स्थिति में फर्श पर पड़ी हुई थी। इसके बाद आतिश केसारवानी अपनी पत्नी को पुकारने लगता है, लेकिन उसकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। फिर वह ऊपर की मंजिल पर जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी की भी वही स्थिति है। फिर वह सोचने लगता है कि उसके पिता कहाँ हैं। वह घर के अलग अलग हिस्सों में खोज करता है, लेकिन उसके पिता कहीं नहीं मिलते। फिर वह घर से लगे दुकान के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके पिता भी ठीक वैसे ही शंस स्थिति में अचेत पड़े हुए हैं। वह फूट फूट कर रोने लगता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर पड़ोसी दौड़कर आते हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। एक ही परिवार के 4 लोगों की इस निर्मम परिणति की खबर तेजी से फैल जाती है और धीरे धीरे आम लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे और क्यों ऐसा हुआ। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंचती है। इसके बाद वे प्रारंभिक जांच करते हैं ताकि घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके, लेकिन आम लोगों की उत्तेजना भी बढ़ती जा रही थी। इस घटना में पुलिस को एक बात बहुत चौंकाने वाली लगती है। घर में 4 लोगों की ऐसी मर्मांतिक परिणति होने के बावजूद घर का कोई सामान अस्त व्यस्त नहीं था, बल्कि घर में रखी एक बड़ी अलमारी जिसमें पैसे और गहने रखे थे, वह भी सुरक्षित थी। यानी पुलिस ने प्रारंभिक रूप से अनुमान लगाया कि यह कोई चोरी या डकैती का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हो सकता है। घटना की स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी प्रेम प्रकाश और आईजी के पीसी आते हैं घटना का अवलोकन करने। वे बाकी पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इस केस के अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। डॉग स्क्वाड की टीम पहले कुत्तों से जगह की गंध पहचानने की कोशिश करती है। डॉग स्क्वाड के कुत्ते कुछ दूर जाने के बाद रुक जाते हैं। तब पुलिस को अंदेशा होता है कि अपराधी शायद बहुत दूर नहीं गए हैं। इसके बाद वे देखते हैं कि आसपास कई सीसीटीवी लगे हुए हैं, यहां तक कि आतिश के घर में भी सीसीटीवी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आतिश के घर में लगे सीसीटीवी का हार्ड डिस्क गायब कर दिया गया था। यानी
अपराधी पहले से जानते थे कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। उन्हें पता था कि सीसीटीवी फुटेज से उन्हें बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही सीसीटीवी का डीवीआर हटा दिया। इससे पुलिस अनुमान लगा सकती है कि यह घटना कोई पूर्व नियोजित घटना है। लेकिन यहां पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात थी, कौन और क्यों एक परिवार के 4 सदस्यों के साथ ऐसा मर्मांतिक हादसा किया। उधर केसारवानी घर के आसपास आम जनता की भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के एक इलाके में और एक मर्मांतिक घटना घटी, जहां एक परिवार के 5 सदस्यों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेरहमी से हत्या कर दी और वहां भी परिवार का एक सदस्य जीवित था। इसके कुछ दिन बाद फिर एक और परिवार के 3 सदस्य ठीक इसी तरह से अपनी जान गंवा बैठे। यहां पुलिस को थोड़ा संदेह होने लगा कि आम जनता शायद विरोध प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक इन दोनों मामलों के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। वहीं केसारवानी परिवार की ऐसी मर्मांतिक स्थिति लोगों के बीच हल्का विरोध का माहौल बना रही थी। यहां उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों ने आदेश दिया कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। प्रेमनगर के केसारवानी परिवार के आखिरी और इकलौते सदस्य थे तुलसी केसारवानी के बेटे आतिश केसारवानी। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 2 वर्षों से वे अच्छे से काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे वाले दिन वे अपनी महीने की कमाई की नकद राशि को बैंक में जमा कराने गए थे। बैंक जाने से पहले उन्हें अपने परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी या संदेहजनक चीज महसूस नहीं हुई। फिर जब वे दोपहर 3 बजे के आसपास घर लौटे और ये मर्मांतिक स्थिति देखी, तो वे मानसिक रूप से बहुत टूट गए और रोने लगे। सीनियर पुलिस अधिकारी सबसे पहले आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं कि घटना के समय या उसके पहले पास उन्होंने किसी तरह की चिल्लाहट या हंगामे की आवाज सुनी या किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा। तब पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना या देखा। अब पुलिस को और ज्यादा संदेह हुआ। इसका मतलब यह हो सकता है कि परिवार का कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला इस काम में शामिल हो सकता है। और भी पक्की जानकारी के लिए इन चारों के को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस अधिकारियों की कई टीमों में बांट दिया गया। एक टीम सीसीटीवी फुटेज देखेगी, एक टीम जानकारी इकट्ठा करेगी और कॉल हिस्ट्री की जांच करेगी। कुछ पुलिसकर्मी मिलकर इस बात की जानकारी इकट्ठा करने लगे कि केसारवानी परिवार के साथ किसका ज्यादा आना जाना था। इसके बाद पुलिस पड़ोसियों और स्थानीय लोगों से विभिन्न तरीकों से जानकारी इकट्ठा करने लगी। अचानक एक पड़ोसी की ओर से पुलिस के हाथ एक सनसनीखेज गुप्त जानकारी लगती है, जिसे सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। इसके बाद पुलिस आतिश को थाने में बुलाते हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी उनसे उनके परिवार के बारे में कुछ बातें पूछने के लिए। शुरुआत में ही आतिश से पूछा जाता है कि उनके पिता यानी तुलसी केसारवानी की किसी से पुरानी कोई दुश्मनी थी या किसी से कोई मनमुटाव हुआ था। यहां तक कि उनके परिवार या रिश्तेदारों के बारे में भी पूछा जाता है। जवाब में आतिश केसारवानी बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके परिवार का किसी के साथ कोई वैसा रिश्ता नहीं था। फिर आतिश से पूछा जाता है कि क्या किसी इंसान को विवाहेतर संबंध रखना चाहिए। तब आतिश बताते हैं कि यह किसी भी सच्चे इंसान का काम नहीं है। पुलिस एक प्रकार के संदेह के साथ उनसे बात करने लगती है। तब आतिश समझ जाते हैं कि पुलिस अधिकारी उन्हीं की ओर इशारा करके बात कर रहे हैं। तब आतिश पुलिस अधिकारी से कहते हैं, सर, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूं, तो फिर मैं क्यों किसी अतिरिक्त संबंध में पड़ूंगा। इसके बाद पुलिस ने आतिश को कड़ी डांट लगाकर सच बताने का आदेश दिया। आतिश इस बार पूरी तरह टूट गया और वह बाकायदा रोने लगा और बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने खुद अपने सबसे करीबी लोग माँ, बाप, बहन और पत्नी को हाम कर दिया है। पुलिस की जांच में पता चला कि आतिश के विवाहेतर संबंध थे। घटना के 6 से 7 महीने पहले जब उसका परिवार काफी खुशी से चल रहा था, तब दुकान में भी काफी काम का दबाव था, जिसके लिए उसने एक सहायक के तौर पर अनुज श्रीवास्तव नाम के एक युवक को दुकान के काम में रखा। दुकान का काम अच्छी तरह से चल रहा था। आतिश के पिता
तुलसी केसारवानी अपने बेटे की शादी के लिए इधर उधर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अचानक आतिश ने अपनी पसंद से प्रियंका नाम की 25 वर्षीय एक लड़की से शादी कर ली। हालांकि आतिश के पिता ने उसके इस फैसले को नहीं माना, क्योंकि वह चाहते थे कि ऐसी कोई जिम्मेदार लड़की हो जो पूरे परिवार का ध्यान रखे। लेकिन प्रियंका वैसी ही निकली। प्रियंका का अपनी ननद के साथ बहुत गहरा रिश्ता बन गया। यहां तक कि प्रियंका अपने सास ससुर को भी बहुत प्यार और इज्जत देती थी, जिस कारण तुलसीदास केसारवानी ने अपनी बहू प्रियंका को दिल से स्वीकार कर लिया। सब मिलाकर उनका परिवार काफी खुश था। लेकिन तभी उनके जीवन में ऐसा दिन आता है जो इस घटना से लगभग 5 से 6 महीने पहले की बात है। आतिश के परिवार में काम के लिए एक सुंदर मध्यवयस्क महिला का आगमन होता है, जिसका नाम रंजना शुक्ला था, और जिसे लेकर यह इतना मर्मांतिक हादसा हुआ। कभी कभी कुछ रिश्तों का अंजाम कुछ लोगों के लिए इतना मर्मांतिक बन जाता है कि वह इस केसारवानी परिवार की घटना का जीता जागता उदाहरण है। रंजना शुक्ला के पति शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते रंजना शुक्ला मजबूर होकर काम की तलाश में निकल पड़ी। काफी खोजबीन के बाद वह केसारवानी परिवार के पास आई और दरवाजा खटखटाया। आतिश के माता पिता को रंजना शुक्ला बहुत ही अच्छे स्वभाव की लगी। इसके अलावा उनके परिवार की दुखद कहानी सुनकर उनके मन में कहीं न कहीं बदलाव आया और उन्होंने उसे अपने परिवार में काम पर रख लिया। रंजना शुक्ला को काम का मौका मिला और उन्होंने पूरी लगन से हंसते हंसते और खुश रहकर काम करना शुरू कर दिया। यहां पुलिस की जांच में यह पता चला कि रंजना शुक्ला दिखने में बहुत आकर्षक और हंसमुख स्वभाव की महिला थी। वह हमेशा ही बहुत साफ सुथरी और खुले मिजाज की रहती थी, जिससे धीरे धीरे आतिश उनकी ओर आकर्षित होने लगा। जब भी आतिश घर पर रहता, रंजना शुक्ला उसके सामने ही घूमती रहती और काम करती, उसे हंसकर और खुशमिजाज तरीके से बातें करती। इसके बाद धीरे धीरे उनके बीच बात होने लगी और एक छोटी सी दोस्ती का रिश्ता बन गया। रंजना ने उसे अपने जीवन की सारी बातें बताई। आतिश कभी कभी उसे कुछ अतिरिक्त पैसे देकर मदद करने लगा। इसके बाद उनके बीच एक रिश्ता बन गया जो धीरे धीरे नजदीकियों में बदलने लगा और बाद में यह रिश्ता उन सभी सीमाओं को पार कर गया। लेकिन बाकी सारे अतिरिक्त रिश्तों की तरह यह रिश्ता भी जैसे अब गुप्त नहीं रहना चाहता था। एक दिन अचानक आतिश की बहन खिड़की से उनके निजी पल को देख लेती है और तब उसकी बहन उनके उस घनिष्ठ पल को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। हालांकि काफी पहले से ही आतिश की बहन को अपने भाई के अतिरिक्त रिश्ते पर शक था, लेकिन उचित सबूत या जानकारी न होने के कारण वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। इसके बाद आतिश की बहन सीधा गुस्से में अपनी मां को बताती है और उसकी मां उसके पिता को बताती है और फिर परिवार के सभी लोग मिलकर आतिश को उसके इस काम के लिए डांटते हैं। प्रारंभ में वे सोचते हैं कि शायद बेटे ने गलती की है, इसलिए वे इस समस्या को आपस में सुलझा लेने की कोशिश करते हैं। आतिश पहले अपने परिवार के सदस्यों को बताता है कि वह अब भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करेगा। शुरू में कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर आतिश दोबारा रंजना शुक्ला के साथ रिश्ते में जुड़ जाता है। इसके बाद यह बात आतिश की पत्नी तक पहुंचती है, तब उसकी पत्नी बहुत गुस्से में आ जाती है। इसके बाद आतिश के माता पिता रंजना शुक्ला को काम से हटा देते हैं और आतिश की बहन आतिश को बताती है कि अगर वह ये सब काम बंद नहीं करता तो उस दिन उसने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ गुप्त वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी। तब आतिश मानसिक रूप से डर जाता है और वह परिवार के सभी लोगों से वादा करता है कि वह दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है आतिश अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। माँ, बाप, बहन और पत्नी पर बात बात में गुस्सा करता था। अक्सर अपने परिवार के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर चिल्लाता चिल्लाता बहस करता था। एक दिन ये मामला बहुत बड़ा रूप ले लेता है और वह चिल्लाते हुए अचानक पड़ोस के एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर बैठता है। तुलसीदास केसारवानी
अपने बेटे के इन सब कामों से अवसादग्रस्त थे। इसके बाद कोई रास्ता न देखकर वह एक विश्वसनीय पड़ोसी के पास मदद के लिए जाते हैं। तुलसीदास केसारवानी उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब पड़ोसी उन्हें सुझाव देते हैं कि वह अपने बेटे यानी आतिश केसारवानी के खिलाफ थाने में एक केस दर्ज करे। ये बात सुनकर आतिश केसारवानी बहुत डर जाता है। फिर वह अपने पिता और अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताता है कि आज के बाद वह कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा, और अपने माता पिता से माफी मांगता है और उन्हें वादा करता है कि वह पूरी तरह से सुधर जाएगा। इसके बाद आतिश के माता पिता सोचते हैं कि बेटे ने गलती की है और वह अपनी गलती सुधारना चाहता है, इसलिए उसे माफ कर देना चाहिए। इसके बाद केसारवानी परिवार फिर से पहले जैसा सामान्य जीवन जीने लगता है। लेकिन कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि आतिश केसारवानी मन ही मन कोई और योजना बना रहा है जो उसके परिवार के चारों सदस्यों और यहां तक कि उसके अपने जीवन को भी एक मर्मांतिक परिणति की ओर ले जा रही है। आतिश केसारवानी योजना बनाता है कि अगर वह अपने परिवार के चारों सदस्य यानी मां, बाप, बहन और पत्नी को इस पृथ्वी से उठा देता है तो वह सारी संपत्ति का मालिक बन जाएगा और रंजना शुक्ला के साथ अपनी मर्जी का जीवन जी सकेगा, जहां कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। इसके बाद आतिश केसारवानी अपने दुकान के सहकर्मी तथा अपने दोस्त अनुज श्रीवास्तव की मदद लेता है। कुछ पैसों के लालच में अनुज योजना बनाता है कि कैसे आतिश के परिवार के चारों सदस्यों को जान से समाप्त किया जा सकता है। अनुज जानता था कि उसके अकेले के बस की बात नहीं है कि वह 4 लोगों को इस मर्मांतिक परिणति तक पहुंचा सके। इसलिए वह अपनी मदद के लिए अपने साथ राजकृष्ण श्रीवास्तव उर्फ बच्चा, जो वास्तव में अनुज का मामा है, को शामिल करता है और उनके साथ एक और व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिसका नाम है अंकित पासी। उनकी योजना के अनुसार 14 मई गुरुवार 2020 को दोपहर 2 बजे के आसपास का समय चुना गया। उनकी योजना के अनुसार सबसे पहले आतिश केसरवानी दोपहर 1:30 बजे के आसपास बैंक जाते हैं अपनी मासिक आमदनी की राशि जमा करने के लिए, ताकि किसी को आतिश पर शक न हो। बिल्कुल वैसे ही आतिश बैंक चले जाते हैं। बैंक के सीसीटीवी में आतिश को दोपहर 1:30 से 2 बजे तक बैंक के अंदर देखा जाता है। इसके बाद अनुज और उसके मामा अपने एक दोस्त को साथ लेकर आतिश के घर की ओर रवाना होते हैं। चूंकि अनुज आतिश की दुकान में काम करता था, इसलिए परिवार के सभी सदस्य उसे पहचानते थे। इसी वजह से केसरवानी परिवार में घुसने में उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। अनुज अपने मामा और मामा के दोस्त को अपने रिश्तेदार के रूप में परिचय कराते हैं। लॉकडाउन के कारण ज्यादातर लोगों का कामकाज बंद था, इसलिए अनुज तुलसीदास केसरवानी से कुछ पैसे की मदद मांगते हैं। तब तुलसीदास केसरवानी उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे पैसे देने के लिए तुलसीदास केसरवानी अपने बंद दुकान के अंदर जाते हैं पैसे लाने, और तभी आमा और मामा का दोस्त पीछे से तुलसीदास केसरवानी का मुंह दबा लेते हैं और फिर उन्हें बेरहमी से बत्तिया कर देते हैं। इसके बाद एक एक करके परिवार के बाकी 3 सदस्यों के साथ भी वही काम करते हैं और फिर वे केसरवानी घर से तेजी से निकल जाते हैं। चूंकि समय लॉकडाउन का था, इसलिए आसपास कोई भीड़ नहीं थी और लोग अपने अपने घरों में अपने काम में व्यस्त थे, जिस वजह से किसी भी पड़ोसी ने उन्हें नहीं देखा। आतिश से पूरी जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नारायण सिंह एक टीम को तलाशी का आदेश देते हैं। पुलिस अनुज श्रीवास्तव को गिरफ्तार करती है। इसके बाद अनुज श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस की पूछताछ में अनुज श्रीवास्तव अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वे पुलिस को बताते हैं कि कुछ पैसों के लिए अनुज इस काम के लिए तैयार हुआ और इस पूरे काम की योजना उसी की थी। पुलिस की जांच में और भी पता चलता है कि आतिश केसरवानी ने अपने परिवार के सदस्यों को पृथ्वी से हटाने के लिए अनुज को 8 लाख रुपए की थी। अनुज पुलिस को बताते हैं कि इस काम के लिए उन्हें अग्रिम 75,000 रुपये दिए गए थे। अनुज श्रीवास्तव को तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बाकी 2 लोगों को नहीं ढूंढ पाती। फिर भी पुलिस चारों ओर तलाशी करती रहती है। आतिश केसरवानी और अनुज श्रीवास्तव को अदालत में पेश किया जाता है।
आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए। किसी भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। यदि कभी किसी समस्या का सामना करना पड़े तो पुलिस प्रशासन की मदद जरूर ले। कोई भी अपराध किसी की समस्या का हल नहीं हो सकता। अगर कभी ऐसा लगे कि आप किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं हैं, तो सरकार की मदद लेकर विधिवत रूप से अलग हो जाए और फिर नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन अच्छे से बिताए। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सबके लिए उपलब्ध है। वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।